वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 60 में आज हम बात करेंगे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में। तो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को समझने के लिए आपको कोरिलेटेड सबक्वेरी का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है रेक्टेंगल बॉक्स में कि कोरिलेटेड सबक्वेरी कॉन्सेप्ट मैंडेटरी। और अगर आपको कोरिलेटेड सबक्वेरी जानना है तो आपको लेक्चर 59 में ये मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर 59 एक बार जाके आप चेक कर ले, वहां पे आपको कोरिलेटेड सबक्वेरी मिल जाएगी। तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अच्छा है कि कोरिलेटेड सबक्वेरी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर की। तो जैसे हमने कहा कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को समझने के लिए हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए? कोरिलेटेड सबक्वेरी का। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सॉरी गाइज, कोरिलेटेड सबक्वेरी का। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कोरिलेटेड सबक्वेरी का। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो ये डायग्राम हमने कोरिलेटेड सबक्वेरी को समझने के लिए बनाया था। तो मैं भी डिटेल में इस डायग्राम को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसे लेक्चर 59 में बहुत ही डिटेल से बताया है। तो ठीक है, तो मैं बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा हल्का सा, उसके बाद मैं फिर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को बताऊंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका था? कोरिलेटेड सबक्वेरी का। तो पहले कोरिलेटेड सबक्वेरी में क्या हो रहा था? पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता था, फिर एक पार्शियल आउटपुट जनरेट करता था। ठीक है, फिर से पहले कोरिलेटेड सबक्वेरी में आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता था, उसके बाद कैसे एग्जीक्यूट होता था? तो ये पार्शियली एग्जीक्यूट करके एक पार्शियल आउटपुट जनरेट करता था। ठीक है, ये पार्शियल आउटपुट जनरेट करता था। जब ये पार्शियल आउटपुट जनरेट करता था तो वो पार्शियल आउटपुट इनर क्वेरी को एज अ पार्शियल इनपुट दिया जाता था, और विद द हेल्प ऑफ दिस पार्शियल इनपुट इनर क्वेरी स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, और वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता था और एक आउटपुट जनरेट करता था। ठीक है, एक आउटपुट देता था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट, ठीक है, जो आउटर क्वेरी था अब इस आउटपुट को एज अ इनपुट ट्रीट करता है, और वो भी कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद, एक कंप्लीटली एग्जीक्यूशन अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करता था। तो हुआ क्या यहाँ पे? हो क्या रहा था कोरिलेटेड सबक्वेरी में? पहले आउटर क्वेरी, फिर इनर क्वेरी, फिर आउटर क्वेरी, मतलब एक लूप फॉर्म हो रहा था, नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ रहे थे। क्या हो रहा था? आउटर क्वेरी, फिर इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी, फिर इनर क्वेरी, फिर आउटर क्वेरी। तो यहाँ पे लूप बढ़ रहे थे, मतलब लूपिंग हो रहा था, आइटरेशंस बढ़ रहे थे। तो आइटरेशंस बढ़ रहे थे, तो जब आइटरेशंस बढ़ रहा था तो हो क्या रहा था? थोड़ी सी इफिशियंसी कोरिलेटेड सबक्वेरी की थोड़ी कम हो रही थी, क्योंकि वो आइटरेशंस में फंसा रह जाता था। तो इस आइटरेशंस को दूर करने के लिए, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को लाया गया। और एक मिनट गाइस, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ रहे थे तो थोड़ी सी इफिशियंसी इसकी कम हो रही थी, बट फिर भी इसकी इफिशियंसी सब क्वेरी से, ठीक है, फिर भी इसकी इफिशियंसी किससे? सब क्वेरी, ठीक है, सब क्वेरी और किससे? जॉइंस से बेटर थी, सॉरी, जॉइंस से बेटर थी। ठीक है, मतलब जो कोरिलेटेड सबक्वेरी की इफिशियंसी है वो क्या थी? सबक्वेरी और जॉइंस से बेटर थी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था? यह आइटरेशंस बढ़ जा रहा था। ठीक है, आइटरेशंस बढ़ जा रहा था, तो इस आइटरेशंस कारण यहाँ पे थोड़ा सा पहले आउटर क्वेरी, फिर इनर क्वेरी, फिर आउटर क्वेरी, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा था। तो इस जो लूप को थोड़ा दूर करने के, मतलब ये आइटरेशंस जो बढ़ रहा है ना, ठीक है, उसके कारण जो टाइम लग रहा है, उस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए फिर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को लाया गया। तो जब हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो कोरिलेटेड सबक्वेरी की इफिशियंसी 60% तक बढ़ जाती है। मतलब ये 60% और फास्टली एग्जीक्यूट करता है। और ये जो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर है उसे हम, पहले तो क्या है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? क्या है? ये एक सब क्वेरी के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सब क्वेरी के ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये सब क्वेरी ऑपरेटर्स है। ठीक है, और कोरिलेटेड सब क्वेरी भी सब क्वेरी का ही टाइप है। ठीक है, तो ये जब सब क्वेरी के ऑपरेटर है तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है वो कोरिलेटेड
सब क्वेरी के साथ ही यूज होते हैं और कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोरिलेटेड क्वेरी सब क्वेरी के साथ ही कोरिलेटेड सब क्वेरी के साथ ही आप एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी के साथ हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के, ठीक है, कि ये है क्या। तो देखिए एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपको पता होगा, जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, सी पढ़े होंगे, सी प्लस पढ़े होंगे, जावा पढ़े होंगे, पाइथन पढ़े होंगे, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। अगर आप सी सी प्लस पढ़े होंगे तो वहां पे यूनरी ऑपरेटर आपने यूज किया होगा क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। आप इस यूनरी ऑपरेटर को यूज किए होंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, एट अ टाइम सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। जिस तरीके से जस्ट अ सेकेंड, जिस तरीके से हम अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ले ले, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर इन्हें कंसीडर करें तो ये एट अ टाइम कम से कम इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है। अगर 2 ऑपरेंड कहने की मतलब, हम अगर एडिशन का टास्क परफॉर्म करेंगे तो हम किसी 2 नंबर के बीच में करेंगे या 2 वैल्यू के बीच करेंगे। तो ये जो ए और बी हो गया वो ऑपरेंड हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑपरेंड हो गए, और ये जो प्लस वाला साइन है ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो कैसा है, वो एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब, अगर हम एग्जिस्ट को लिखे हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर हम एग्जिस्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम एग्जिस्ट को लिखे हैं तो उसके राइट हैंड साइड में एक वैल्यू होगी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू होगी, ठीक है। या फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, एक वैल्यू होगी, ठीक है। दोनों साइड वैल्यू नहीं हो सकती है इस ऑपरेटर के साथ, दोनों साइड में कोई वैल्यू नहीं, एट अ टाइम सिर्फ 1 वैल्यू, ठीक है। तो जनरली हम जो वैल्यू होती है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में उसके पास बस एक ऑपरेंड होना चाहिए, कहने का मतलब एक ऑपरेंड होना चाहिए, इसीलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। नो, लेट्स सी। तो होप कि यूनरी ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब जब हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे इसे देखेंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट किस तरीके से यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, क्यों हम इसमें 2 ऑपरेंड पास नहीं कर सकते, मतलब 2 वैल्यू पास नहीं कर सकते, या 2 पैरामीटर क्यों नहीं पास कर सकते हैं, वो जब हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में रन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो ये पता चल गया कि इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा समझाने की कोशिश किया। जब हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो और क्लियरली आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आएगा। नाउ उसके बाद क्या है, तो एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन अ सब क्वेरी रिटर्न सम वैल्यू। अब क्या बोला सेकंड पॉइंट, एग्जिस्ट ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो सब क्वेरी है वो कोई वैल्यू को रिटर्न करती है। तो आप यहां पे फोकस करो, जस्ट अ सेकंड, इस डायग्राम पे फोकस करना, ठीक है, इस डायग्राम पे, ठीक है, इस डायग्राम पे फोकस करो। क्या बोला कि एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ सब क्वेरी रिटर्न सम वैल्यू। अगर सब क्वेरी कोई वैल्यू को रिटर्न करती है, सब क्वेरी कोई वैल्यू को रिटर्न करती है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए ये हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ये हमारा आउटर क्वेरी हो गया, ये हमारा इनर क्वेरी हो गया। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों क्वेरी के बीच में हम एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेरी के बीच में हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब कहाँ यूज करते हैं, जब हम क्वेरी लिखेंगे तो आपको और इजी वे में समझ में आएगा। बस केवल आप इस बात को ध्यान रखिए कि इन दोनों के बीच में हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या कहता है कि जो सब क्वेरी है अगर वो कोई वैल्यू को रिटर्न करती है तब जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करता है। मतलब देखिए पहले कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट होता था, आउटर क्वेरी, ठीक है, देन आफ्टर इनर क्वेरी, फिर उसके बाद आउटर क्वेरी, फिर हमें फाइनल रिजल्ट मिलता था। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर कह रहा है जो सब क्वेरी है अगर वो कोई वैल्यू को रिटर्न करती है, जो सब क्वेरी है अगर वो कोई वैल्यू को रिटर्न करती है तब एग्जिस्ट ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए तो सब क्वेरी कौन सा हो गया, इनर क्वेरी। देखिए जब आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट किया वो एक आउटपुट जनरेट किया, ठीक है, देन आफ्टर जब इनर क्वेरी का की बारी आई और ये जब एग्जीक्यूट हुआ और जब फाइनल ये एग्जीक्यूट हुआ, जब कंप्लीटली ये एग्जीक्यूट हो गया और जब इसने एक आउटपुट को जनरेट किया, ठीक है, मतलब कुछ आउटपुट जनरेट किया, लेट्स सपोज कोई वैल्यू दिया v1, ठीक है, कोई वैल्यू दे दिया v1,
ठीक है। तो मतलब कोई वैल्यू यहाँ जनरेट किया, मोर देन वन वैल्यू भी हो सकते हैं, मोर देन टू वैल्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ ये मतलब कोई वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करता है, तब अगर वहां पे एग्जिस्ट ऑपरेटर को हम यूज किए हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करने के बाद ये आउटर क्वेरी फिर कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा और एक फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर ये इनर क्वेरी, ये जो सब क्वेरी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो ये जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और आउटर क्वेरी कोई भी आउटपुट नहीं देगा। अगर फॉल्सी कंडीशन हो गया तो वो आउटर क्वेरी क्या आउटपुट देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा। जस्ट एग्जिस्ट ऑपरेटर के जस्ट अपोजिट है नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि दोनों यूनरी ऑपरेटर है। नॉट एग्जिस्ट भी एक यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे सब क्वेरी अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रही थी तो एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा था, वो ट्रू रिटर्न कर रहा था। लेकिन अगर सब क्वेरी यानी इनर क्वेरी कोई वैल्यू को रिटर्न करती है तो ये नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब यहां से अगर कोई वैल्यू v मिल गया ना, तो अगर नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को हम यूज किए हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा और आउटर क्वेरी कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। या इससे जो मैच कर रहा होगा उसको नहीं प्रिंट करेगा, और जो अनमैच्ड होगा उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर अगर इनर क्वेरी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करती है तो नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, फिर उसके अपोजिट आउटर क्वेरी हमें उसके अपोजिट में कोई एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो ये थी बात एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर की, ठीक है। अब हम इसे एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो टेबल है, अभी तक इसी में हमने सारे ऑपरेशंस किए हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय टेबल में देखिए, एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय कौन सा जॉब करता है उसके मैनेजर का नंबर है, फिर उसकी हायर डेट है, उसकी सैलरी है, उसकी कमीशन है और उसका डिपार्टमेंट नंबर है। फिर आप डिपार्टमेंट टेबल को देखो, यहाँ डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है और डिपार्टमेंट की लोकेशन है, ठीक है। ये दो मतलब दोनों टेबल में, ठीक है। अब हम वही क्वेरी को लेते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेरी किया था कि हम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम जानना चाह रहे थे। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम कहने का मतलब है हम उन एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को जानना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप इस एम्प्लॉय टेबल पर फोकस करो। क्या कोई डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है? नहीं, कोई डिपार्टमेंट नेम वो कॉलम नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट नेम का कॉलम कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है डिपार्टमेंट टेबल में। वो प्रेजेंट है कहाँ? डिपार्टमेंट टेबल में, ना कि एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो जस्ट तो हमें क्या डिस्प्ले करना है? डिपार्टमेंट के नेम को डिस्प्ले करना है, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम तो एम्प्लॉय टेबल में है नहीं, तो और एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना है। तो आप यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय टेबल में एक डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है। तो क्या है कि इन दोनों टेबल में ये डिपार्टमेंट नंबर और ये डिपार्टमेंट नंबर सेम है। कहने का मतलब इन दोनों टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है। तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है? वो प्राइमरी की है। और ये जो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो क्या है? वो फॉरेन की है। तो इन दोनों टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है। मतलब ये दोनों टेबल आपस में फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। या यूं कहें, डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसका रेफरेंस एम्प्लॉय टेबल में पास किया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द बोथ टेबल। हम दोनों टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस। मतलब डिपार्टमेंट नंबर के रेफरेंस से हम दोनों टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे लेट्स सपोज स्मिथ का डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाता है, मतलब 2020, तो हम उस डिपार्टमेंट नंबर 20 के रेफरेंस से हम डिपार्टमेंट टेबल से उस डिपार्टमेंट नेम को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किया था हमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम जानना है, मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम जानना है कि मतलब जैसे स्मिथ कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो स्मिथ रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है। तो अब गाइज ये देखो, डिपार्टमेंट टेबल में
सॉरी एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर है, 20 30 30 20 30 30 10 20 10 30 20 30 10 20 10, मतलब कौन कौन से हैं, 30 है, 20 है और 10 है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे प्रेजेंट है, एम्प्लॉय टेबल में। ये आप तीनों को याद रखो कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 30 20 और 10, मतलब 10 20 30 प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में। लेकिन अब डिपार्टमेंट टेबल में देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। 10 20 30 और 40, तो एक डिपार्टमेंट नंबर 40 जो है, ये जो 40 है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है, वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट में शो होना चाहिए, हमने क्या बोला था कि हमें एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नेम को देखना है, तो हमें जो आउटपुट में शो होना चाहिए वो अकाउंटिंग को शो होना चाहिए, रिसर्च का और सेल्स का। क्यों, क्योंकि इसका अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नंबर 10 है और 10 भी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है, रिसर्च का डिपार्टमेंट नंबर 20 है और 20 भी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है, और सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर 30 है और 30 भी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है। 10 20 30 सारे एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है, तो ये शो होने चाहिए, जबकि ऑपरेशन में शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 प्रेजेंट ही नहीं है, और कोई भी वैसा एम्प्लॉय नहीं है जो डिपार्टमेंट नंबर 40 पे वर्क करता है। जब 40 पे वर्क करता ही नहीं तो वो डिपार्टमेंट कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर में, ऑपरेटर से हम क्वेरी करने से पहले क्या करते हैं, एक कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। ठीक है, कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। तो हम एडिटर को ओपन करते हैं, ईडी साथ में लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा एसक्यूएल स्टार प्लस का। अब देखिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जानना होगा। मतलब ये जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है, अगर उसका हम डिपार्टमेंट नंबर जान जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दैट डिपार्टमेंट नंबर वी कैन इजिली एक्सेस द डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। फाइन, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जानना है तो पहले कौन से टेबल को लेंगे, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय टेबल को लेंगे और उसका क्या जानना चाहते हैं, डिपार्टमेंट नंबर। अगर हमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर पता चल गया तो इससे पहले हम इनर क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, पहले हम इसे सब कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसे कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारा इनर क्वेरी हो गया। जब एक बात, आप सब क्वेरी लिखो, जॉइन से लिखो या कोरिलेटेड सब क्वेरी लिखो, अगर आपको बिना मिस्टेक किए अगर क्वेरी लिखना है तो आप सबसे पहले शुरुआत इनर क्वेरीज करो, ताकि आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि इसके बाद हमें करना क्या है। तो देखिए हम एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड आउट कर लिए। जब हमें डिपार्टमेंट नंबर मिल गया तो इसका रेफरेंस हम कहाँ दे देंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे हम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को। तो ये हमारा कहाँ से, ये जो डिपार्टमेंट नंबर मिला, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कहाँ का है, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल का है। तो बेटर होगा मैं उसको पहचानने के लिए सबको एलियास नेम दे दूँ। तो एम्प्लॉय को मैंने एलियास नेम ई कर दिया, और इसको पहचानने के लिए तो ये सॉरी, तो एम्प्लॉय को मैंने क्या किया, एलियास नेम ई दे दिया। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कहाँ का है, तो वो एम्प्लॉय टेबल का, तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर हो गया। सिमिलरली ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ का है, डिपार्टमेंट टेबल का, तो कौन से टेबल से आ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल से। फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो डिपार्टमेंट टेबल को मैं एलियास नेम कर देता हूं। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कहां से है, वो डिपार्टमेंट टेबल से, तो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, जब डिपार्टमेंट नंबर से हमें डिपार्टमेंट नंबर का रेफरेंस मिल गया, अगर वो मैच कर रहा है तो हमें क्या शो करना है, तो हमें शो करना है डिपार्टमेंट का नेम, हमें डिपार्टमेंट का नेम शो करना है। और कौन सा ऑपरेटर को हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम इन ऑपरेटर को। तो अब इस क्वेरी को देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप तो खुद देखो। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में है, ये क्वेरी किस फॉर्म में, ये सब क्वेरी के फॉर्म में, लेकिन हमें लिखना किस फॉर्म में, हमें लिखना है कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जब भी हम इनर क्वेरी लिखेंगे यानी सब क्वेरी को लिखेंगे, तो जो इनर क्वेरी होगा उसमें हम ज्वाइन कंडीशन को लिखेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कंडीशन को लिखते हैं, तो वेयर क्लॉज में लिखेंगे ज्वाइन कंडीशन को, हमने ज्वाइंस में पढ़ा ही है। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी को पढ़ने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सा, सब क्वेरी का और ज्वाइंस का। तो हम अभी क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी का कंडीशन, मतलब क्वेरी लिख रहे हैं, और इनर क्वेरी में हम ज्वाइन कंडीशन को लिखने जा रहे हैं। तो हम वेयर में लिखेंगे डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट
डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब देखिए वो यहाँ पे हुआ क्या, हमने ज्वाइन कंडीशन में क्या होता है, हम दो टेबल को आपस में मर्ज करते हैं। ज्वाइन कंडीशन में बेसिकली क्या किया जाता है, दो टेबल को आपस में मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ज्वाइन कंडीशन रह गया। और जब भी हम कोरिलेटेड सब क्वेरी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनर क्वेरी में ज्वाइन कंडीशन होना चाहिए। तो ज्वाइन कंडीशन देखिए इनर क्वेरी में है, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन कोरिलेटेड सब क्वेरी का कहता है जब भी हम ज्वाइन कंडीशन इनर क्वेरी में लिखेंगे तो उसका एक कंडीशन, ठीक है, उसका एक कंडीशन आउटर क्वेरी से बिलोंग करना चाहिए। तो आप खुद देखो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कहां से बिलोंग कर रहा है, वो डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग कर रहा है, यहां से डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो फाइन, ये हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में मेरा क्वेरी लिखा जा चुका है, ठीक है। अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है तो मैं फिर से जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि मैं इसे लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है, जल्दी में। तो पहले हमारा कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट किया, अगर ये कोरिलेटेड सब क्वेरी के फॉर्म में, तो पहले हमारा आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ। तो आउटर क्वेरी में पहले कौन सा क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज में क्या है, डिपार्टमेंट टेबल है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा और, ठीक है, लेट सपोज ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है और इसमें दो टेबल है, ठीक है, एक डी फॉर डिपार्टमेंट टेबल और ई फॉर एम्प्लॉय टेबल, लेट्स सपोज अभी, ठीक है। तो पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट किया, पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो उसमें पहले कौन सा क्लाउज चलता है, पहले कोई भी क्वेरी हो तो पहले कौन सा क्लाउज एग्जीक्यूट होता है, वो होता है फ्रॉम क्लाउज। तो ये जो फ्रॉम क्लाउज है वो डिपार्टमेंट टेबल सॉरी डेटाबेस में गया, वो डेटाबेस में गया और कौन सा डिपार्टमेंट टेबल, कौन सा टेबल पास है, तो यहाँ डिपार्टमेंट टेबल। वो चेक करेगा क्या डिपार्टमेंट टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट है, हाँ है, अगर है तो फिर उस टेबल को वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा। कहाँ पे रखेगा, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा, ठीक है। तो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में अब मेरे पास कौन सा टेबल है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में अब मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। जब अब अंडर एग्जीक्यूशन मोड में मेरा डिपार्टमेंट टेबल है, अब उसके बाद फ्रॉम क्लॉज के बाद कौन सा क्लॉज चलेगा, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज में क्या है, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जो भी डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में होंगे, ठीक है, वो अब पास हो जाएंगे किसके पास, वो पास हो जाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 10 20 30 या 40। तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, 10 20 30 और 40, ये डिपार्टमेंट नंबर आ गए, हम ये डिपार्टमेंट नंबर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, पहले तो क्या हुआ था, अब देखिए पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ, डिपार्टमेंट टेबल को लाके अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में यहाँ पे रख दिया। उसके बाद वेयर क्लॉज चला, वो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर को जो भी था उसको उठा के वो इनर क्वेरी को दे दिया। तो यहाँ पे जो आउटर क्वेरी था वो पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ और पार्शियल आउटपुट को किसको दे दिया, वो दे दिया इनर क्वेरी को, मतलब जो सब क्वेरी उसको दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो इनर क्वेरी वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस, क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट, जो पार्शियल इनपुट मिला है इसको, ठीक है। तो पार्शियल इनपुट क्या, 10 20 30 40, 10 20 30 और 40 उसको पार्शियल इनपुट मिला, ठीक है। तब जब इनर क्वेरी के पास आया तो इनर क्वेरी में पहला कौन सा क्लॉज चलेगा, पहला क्लॉज चलेगा फ्रॉम क्लॉज, ये भी डेटाबेस में जाएगा और एम्प्लॉय टेबल को पहले फाइंड करेगा, एम्प्लॉय टेबल मिलेगा तो उसे फिर वो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में एम्प्लॉय टेबल को रखेगा। अब अंडर एग्जीक्यूशन मोड में कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अंडर एग्जीक्यूशन मोड में एम्प्लॉय टेबल है। उसके बाद वेयर क्लॉज फिर एग्जीक्यूट हुआ और उसमें मिला एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर में 20 30 और 10 थे, ठीक है, और वो वैल्यू रिपीटेड भी थे। तो मैं क्या करता हूँ, 10 लिख लेता हूँ, 20 लिख लेता हूँ, 30 लिख लेता हूँ, ठीक है, और जो वैल्यू रिपीटेड थे, ठीक है, जो वैल्यू रिपीटेड थे, ठीक है। तो वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट मतलब अब यहाँ पे चला, अब क्या करेगा वेयर क्लॉज, देखिए। तो वेयर क्लॉज में पहले डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का जो वैल्यू था वो यहाँ पे था और फिर उसके बाद एम्प्लॉय का वैल्यू आ गया। अब बीच में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर को एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहला जो पहले में वो
पहले रिकॉर्ड के पास जाएगा, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर के पास पहले रिकॉर्ड के पास जाएगा, और ये जो 10 है वो एम्प्लॉय टेबल के हर एक रिकॉर्ड से खुद को कंपेयर करेगा। तो कैसे करेगा, इज 10 इक्वल टू 10 ट्रू, तो यहाँ पे फिर 10 को रिटर्न करेगा। इज 10 इक्वल टू 20 फॉल्स, इज 10 इक्वल टू 30 फॉल्स, और भी वो आगे चेक करेगा, जहां जहां 10 मिलेगा उसको यहाँ पे लिखेगा। अब इसको यहाँ पे 10 मिल गया, और फिर वो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर में डिपार्टमेंट नंबर 10 किसका है, तो वो मिलेगा उसको अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो 20 के पास जाएगा, फिर वो 20 के पास जाएगा, फिर वो डिपार्टमेंट टेबल के 20 के पास जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 20 के पास जाएगा, और वो फिर एम्प्लॉय टेबल के हर एक डिपार्टमेंट नंबर से खुद को कंपेयर करेगा। इज 20 इक्वल टू 10 फॉल्स, इज 20 इक्वल टू 20 ट्रू, तो अगर इसे 20 मिला, ठीक है, तो अब उसे यहाँ पे 20 मिला। ठीक है, उसे यहाँ पे 20 मिला, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उसे यहाँ पे क्या मिला, 20 मिला। फिर चेक करेगा, इस 20 इक्वल टू 30 फॉल्स, इस 20 इक्वल टू 20, जहां जहां मिलेगा 20 वो यहाँ पे रिटर्न होगा। फिर सिमिलरली जिस तरीके से फाइंड कर, मतलब सिमिलरली जैसे उसने डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए खुद को फाइंड किया था, ठीक उसी तरीके से जो फिर डिपार्टमेंट टेबल चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 20 किसका है, तो उसे मिलेगा रिसर्च का, और रिसर्च हमें आउटपुट में प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रो पे चलेगा। अब विथ डिपार्टमेंट नंबर 30 एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। इस 30 इक्वल टू 10 फॉल्स, इस 30 इक्वल टू 20 फॉल्स, इस 30 इक्वल टू 30 ट्रू, जहां ट्रू मिला फिर 30 को यहाँ पे ले आया। ठीक है, 30, फिर जहां जहां 30 उसको मिला 30 को इधर लिखते चलेगा। ठीक है, जहां जहां मिला, और जहां नहीं मिला उसको नहीं लिखेगा। फिर डिपार्टमेंट, अब आउटर क्वेरी क्या करेगा, इस डिपार्टमेंट नंबर 30 को सर्च करेगा और उसमें ये चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 30 किसका है, सेल्स का, और सेल्स को वो प्रिंट करेगा। फिर लास्टली वो 40 के पास जाएगा, वेयर क्लाउज, और फिर जो 40 है वो एम्प्लॉय टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ खुद को कंपेयर करेगा। इस 40 इक्वल टू 10 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 20 फॉल्स, इस 40 इक्वल टू 30 फॉल्स, तो वो हर एक वैल्यू के साथ चेक करेगा। हमें पता था कि सिर्फ 10, 20 और 30 है जो एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में यूज हुआ है, जबकि 40 यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कोई वैल्यू यूज नहीं, रिटर्न नहीं किया। और अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न किया ही नहीं तो फिर आउटर क्वेरी किस पे काम करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, और वो भी नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स, ये हमें फाइनली आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन ऑपरेटर को यूज किया था। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर इनर क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा था, देन आफ्टर फिर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करते। यहाँ पे लूपिंग हो रहा था, यहाँ पे लूप हो रहा था, पहले आउटर फिर इनर फिर आउटर, यहाँ पे लूप हो रहा था। भले ही कोरिलेटेड सब क्वेरी मोर इफिशियंट है, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, तो सब क्वेरी और ज्वाइन से, फिर भी सब क्वेरी और ज्वाइन से एफिशिएंट है, किससे किससे, सब क्वेरी और ज्वाइन से एफिशिएंट है। फिर भी क्या है, जो हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी है वो मच एफिशिएंट देन किससे है, सब क्वेरी और ज्वाइन से। लेकिन यहाँ पे आइट्रेशंस ज्यादा है, तो इसी आइट्रेशंस को दूर करने के लिए हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। जब ये हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये जो इतने आइट्रेशंस है, आउटर फिर इनर फिर आउटर, वो फिर और इजिली, मतलब इसमें फिर लेस टाइम लगता है, मतलब माइक्रोसेकेंड के फॉर्म में टाइम को और भी कम कर देता है। ठीक है, ये ह्यूमन आई में पॉसिबल नहीं है देख पाना, लेकिन मशीन के अंदर ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेट होता है। जब हम क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को। तो चलिए पहले अब हम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर को अगर यूज करेंगे तो हमने एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में क्या पढ़ा था, कि जो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेगा। तो आप खुद देखो, एग्जिस्ट के राइट साइड में एक ऑपरेंड, लगभग ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जब इनर क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगा तो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। देन आफ्टर इधर भी देखो आप, लेफ्ट साइड में भी एक वैल्यू है, अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट नंबर भी तो एक वैल्यू होगा। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दो वैल्यू है, मतलब दो ऑपरेंड है। और हमने
क्या जाना था कि एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या है, वो यूनरी ऑपरेटर है, वो एक ऑपरेंड पे काम करेगा। चलिए मैं आपको वो प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी मैं दोनों पे काम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आप खुद देखो क्या बोला, इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब हम एग्जिस्ट ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम एक ऑपरेंड को यूज करें तो क्या होगा, मैं डिपार्टमेंट नंबर को भी यहाँ से हटा देता हूँ, अब डिपार्टमेंट नंबर को हटा देता हूँ। अब खुद देखो, कंट्रोल ए से सेव किया, अल्ट F4 से बाहर। अब जस्ट मिसिंग हियर समथिंग, वेयर एग्जिस्ट select e dot department number from employee. Yes, here s is missing. Okay, now see this. अब खुद देखो, हमें सेम आउटपुट मिल गया, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। ऐसे गाइस हुआ कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन लूप तो वही रहा। पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ यहाँ तक, फिर सॉरी आउटर क्वेरी यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर इनर क्वेरी पूरा एग्जीक्यूट हुआ, देन आफ्टर फिर यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होते गया, फिर वो हमें यहाँ पे जो आउटर क्वेरी था फिर फाइनली यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, जो इफिशियंसी थी कोरिलेटेड सब क्वेरी की वो बढ़ गई। वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसा हमने लास्ट में समझा था, मतलब इसके पहले जो मैंने बताया कि किस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पर भी वही टास्क परफॉर्म हो रहा है। और ये जो डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर है अभी भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग कर रहा है, ना कि एम्प्लॉय टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन कोरिलेटेड सब क्वेरी का वही रहा, सब कुछ वही है, बस जो हम यहाँ पे कॉलम नेम को यूज करते थे और कोई और एक ऑपरेटर को यूज करते थे, ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स को, अब हम वहाँ उसके जगह सब क्वेरी ऑपरेटर एग्जिस्ट को यूज कर रहे हैं, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है एग्जिस्ट ऑपरेटर, जो इफिशियंसी है कोरिलेटेड सब क्वेरी की उसे और बूस्ट कर दे रहा है। वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, वो यहाँ तो सेकंड में आपको दिख जा रहा है, लेकिन मशीन के अंदर अगर क्वेरी बहुत बड़ी है तो वो माइक्रो सेकंड, मतलब माइक्रो सेकंड का अंतर होता है, लेकिन माइक्रो सेकंड भी मशीन के लिए बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसमें कितने प्रोसेस आएंगे, कितने प्रोसेस जाएंगे, ठीक है। तो ये होगी नॉट एग्जिस्ट। अब सॉरी एग्जिस्ट ऑपरेटर की बात, अब हमारे पास एक और है नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमने जब एग्जिस्ट को यूज किया था तो हमें आउटपुट क्या मिला था, अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स। अगर हम यहाँ पे नॉट को यूज करें तो क्या होगा, लेट्स सी दिस। इसे कंट्रोल ए से सेव किया, अल्ट F4 से बाहर, फ्रंट स्लैश और एंटर। ये देखो यहाँ पे हमें मिल गया ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्यों मिला यहाँ पे, देखिए इससे पहले हमने एग्जिस्ट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर से हमें क्या मिलते गया, जो एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या डिपार्टमेंट नंबर था 10 20 30, तो यहाँ से वैल्यू मिलते गया, ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिलते गया, तो एग्जिस्ट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करते गया, और जैसे जैसे ट्रू आते गया डिपार्टमेंट नंबर, उस डिपार्टमेंट टेबल उस डिपार्टमेंट को प्रिंट करते गया। लेकिन जैसे ही हमने एग्जिस्ट की जगह नॉट एग्जिस्ट को यूज किया, ठीक है, जैसे ही हमने एग्जिस्ट की जगह नॉट एग्जिस्ट को यूज किया तो क्या हुआ, यहां से तो हमें जब एम्प्लॉय टेबल एग्जीक्यूट जो सॉरी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से थे 10 20 और 30, मतलब यहां से हमें वैल्यू तो मिला। और अगर जब हम जानते हैं जब यहां से ये वैल्यू रिटर्न कर देता है नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर को, जब सब क्वेरी वैल्यू रिटर्न कर देता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 20 30, तो इस सबको ये तो फॉल्स रिटर्न किया। अब फॉल्स जिसमें रिटर्न हो गया, ठीक है, और तो कोई एक वो वैल्यू अब जिसमें फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ वो कौन सा था, ऑपरेशन। तो फिर यहाँ पे वो ऑपरेशन को प्रिंट कर दिया, क्योंकि क्योंकि ऑपरेशन का डिपार्टमेंट नंबर क्या था 40, और वैसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं था जो डिपार्टमेंट नंबर 40 में काम करता हो, या यूं कहें कि डिपार्टमेंट नंबर 40 एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए हमें यहाँ पे जब ये फॉल्स रिटर्न किया नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर, जो नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर जब हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया, तो जो आउटर क्वेरी थी वो हमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि 10 20 30 में हमें फॉल्स मिल गया, तो बचा 40 में तो फॉल्स नहीं मिला है, तो वो हमें यहाँ पे ऑपरेशन को प्रिंट कर दिया। होप कि आपको ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो। और अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका फायदा हो जाए। और अगर चैनल पर नए होगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।
धन्यवाद।